हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं HRM यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो आपका जो वेट है वो आज से ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो आज से फाइनली HRM स्टार्ट। फर्स्ट चैप्टर इसका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ HRM, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो, अपन क्लास 11-12 के अंदर बिजनेस स्टडी पढ़ते थे ना, हाँ, तो वो आपके बहुत काम आने वाली है इस सब्जेक्ट के अंदर, HRM के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM। देखो, तो यहाँ HRM के अंदर एक वर्ड आ रहा है रिसोर्सेस, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब आपको थोड़ा सा पता ही होगा, ये चीज़ें आप पहले से 100% जानते होंगे कि एक किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना है तो उसके अंदर हमको रिसोर्सेस चाहिए होते हैं, जिसको हम 5M भी बोलते हैं। कुछ लोग इसको 6M भी बोलते हैं, कुछ 5M बोलते हैं। इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले चाहिए होता है मैन, फिर मनी, फिर मटेरियल, फिर मशीन, और फिर आता है मेथड। ये चाहिए होता है। तो यहाँ पर ये जो मनी है, ये मटेरियल है, ये जो मशीन है और ये जो मेथड है, ये एक तरह के फिजिकल रिसोर्सेज हैं, एक तरीके के ऐसे रिसोर्सेज हैं जो ऑटोमेटिक खुद से काम नहीं करेंगे। इनको ऑपरेट करने के लिए चाहे पैसे को कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, क्या परचेज करना है, इससे क्या नहीं करना है, कौन डिसाइड करेगा, कौन करेगा, मैन। कौन सा मटेरियल यूज करना है, उस मटेरियल को मशीन में कौन ट्रांसफर करेगा, ये सब हैंडल कौन करता है, कितना मटेरियल परचेज करना है, कितना करना है, कौन सी क्वालिटी का करना है, वो सारा कौन करेगा, मैन। कौन सी मशीन परचेज करनी है, उस मशीन को ऑपरेट कैसे करना है, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना, एम्प्लॉयज ऑपरेट करेंगे, ये सब भी कौन करता है, मैन। मेथड का जो है, कौन सा मेथड अप्लाई करना है, कोई नया इनोवेशन करना है, कौन करेगा, मैन। तो मैन जो है ये हो गया आपका मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर जो बिजनेस को ऑपरेट करता है। बिना मैन के ये सब चीजें ऑटोमेटिकली, मनी, मटेरियल, मशीन, मेथड, ये जितने भी रिसोर्सेज हैं, ये ऑटोमेटिक काम नहीं करेंगे। मैन ही है जो इनको यूज में लेगा और इनके यूज से बिजनेस को चलाएगा। ओके, तो हम यहां पर जो HRM है, इसमें हम इस मैन की ही बात कर रहे हैं। तो HRM क्या है? जो जितने भी रिसोर्सेज है उसमें एक रिसोर्सेज है हमारा मैन। तो उस मैन की ही बात कर रहे हैं हम इस HRM के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स कौन सा होता है? ये होता है। अदर रिसोर्सेज होते हैं। तो इस सब्जेक्ट के अंदर हम पूरा इसको ही समझने वाले हैं। ये 6M के अंदर एक और M, ये तो हो गया 1 2 3 4 5, 6M जो बोलते हैं उसमें एक और M जोड़ देते हैं। पता है कौन सा? मार्केट। कुछ लोग बोलते हैं भी मार्केट भी एक तरह का रिसोर्स है, क्योंकि मार्केट होगा ही नहीं तो फिर कैसे होगा। ऐसे तो फिर और भी अदर चीजें काफी ऐड हो जाएगी, लेकिन मोटा मोटी मेन 5M है जो आप याद रख सकते हैं। भाई मैन आएगा, मनी लाएगा, उससे हम मटेरियल परचेज करेंगे, मशीन भी परचेज करेंगे, और फिर एक मेथड से उस मटेरियल और मशीन को मिला करके प्रोडक्शन करेंगे, गुड्स बनाएंगे, उसको सेल करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। यही होता है जी। अब देखिए यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट के साथ में ही जब हम पढ़ेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। देखो, नोट्स पे आ जाते हैं हम यहाँ पर। तो यही पूरा यहाँ पर बताया हुआ है जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल से समझाया। कॉन्सेप्ट ऑफ HRM। HRM का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, ह्यूमन रिसोर्स यानी कि वो जो मैन है उसको क्या करना है? मैनेज करना है। मैन को भी मैनेज करना है। मैन का भी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस मैन का अच्छे से मैनेजमेंट नहीं हुआ तो आपके बिजनेस में वो एफिशिएंसी, वो इफेक्टिवनेस नहीं आ पाएगा जो आना चाहिए। इसलिए मैन का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बहुत सारे प्रिंसिपल पढ़ते हैं। हेनरी फ्योल के मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पढ़े। राइट पर्सन जो है राइट प्लेस पे होना चाहिए, राइट टाइम पे होना चाहिए, जो जिस काम को करने की एबिलिटी रखता है उसको वही काम करवाना चाहिए। टाइम टू टाइम एम्प्लॉइज या जो भी मैनेजर्स हैं उनका डेवलपमेंट करने के लिए उनको ट्रेनिंग दो, एजुकेशन दो, है ना। तो ये सब क्या है? ये उस मैन का ही मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट का मतलब हो गया उस मैन का जो रिसोर्स यूज करते हैं बिजनेस में, उसका मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो वेल मैनेज्ड हो गया, भैया मैन अगर यानी कि ह्यूमन रिसोर्स अगर वेल मैनेज्ड हो गया
तो वो क्या करेगा, बाकी जितने भी रिसोर्सेज है उनको भी बहुत अच्छे से एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज करेगा और बिजनेस जो है वो बहुत अच्छे से ऑपरेट हो पाएगा, कॉस्ट कम आएगी, क्वालिटी अच्छी आएगी, प्रोडक्ट की सेल अच्छी होगी, प्रॉफिट अच्छा होगा, बिजनेस ग्रोथ अच्छा करेगा, अपने कॉम्पिटिटर से जो है अच्छे से सामना कर पाएगा। ओके, ठीक जी। अब इसको पढ़ते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, ये एक तरह का प्रोसेस है, क्या, एक्वायर करना, किसको, मैन को, ट्रेनिंग देना, किसको, मैन को, अप्रेजिंग करना, किसको, मैन को, मतलब मोटिवेटिंग, कंपनसेट करना, किसको, मैन को, यानी कि एम्प्लॉइज। अब मैन का मतलब यहां पर ओनर से भी है, कंपनी के मैनेजर से भी है, कंपनी के एम्प्लॉइज से भी है, कंपनी के वर्कर से भी है। ओके, ठीक है, इन सब का मैनेजमेंट करना। एंड अटेंडिंग टू देयर लेबर रिलेशनशिप, उनके लेबर के साथ में रिलेशनशिप अच्छा रखना, हेल्थ पे ध्यान रखना, उनकी सेफ्टी पे ध्यान रखना और फेयरनेस कंसर्न करना, यानी कि उनके साथ जो भी आप सेल्स का सैलरी का एग्रीमेंट कर रहे हैं, जो भी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, धोखे वाला नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक, यानी कि एक रीजनेबल रेम्यूनरेशन हर किसी को मिलना ही चाहिए। ओके, प्लानिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूडिंग एस्टिमेटिंग। अब अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना है तो उसकी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। देखो HRM, देखो आप अगर मेरी बातों को सुनोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, रीडिंग लगाओगे, एग्जाम में लिख पाओगे, बातें याद रह जाएगी, ठीक है। क्योंकि बुक में तो जो दे रखा है एज इट इज तो हम लिख नहीं सकते ना, थोड़ा तो हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा इजी तरीके से उसको याद करना पड़ेगा। तो HRM यानी कि जो मैन है उसका मैनेजमेंट करना है यहाँ, तो उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो मैन का अगर मैनेजमेंट करना है तो HRM की हमको क्या करनी पड़ेगी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग। अब उस प्लानिंग में क्या क्या है, एस्टिमेटिंग यानी कि कुछ अनुमान लगाएंगे, आइडेंटिफाइंग करेंगे, क्या, ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन, जैसे हर बिजनेस के अंदर मैंने 5 रिसोर्सेज बताए आपको चाहिए होते हैं, उसमें आपको कितना मनी चाहिए, कितनी कैपिटल चाहिए किसी बिजनेस में, आइडेंटिफाई करना पड़ता है, यस, और एस्टिमेट भी करना पड़ता है। कौन सी मशीन चाहिए, एस्टिमेट भी करना पड़ता है, आइडेंटिफाई। कौन सा गुड्स चाहिए, मटेरियल चाहिए, आइडेंटिफाई करना पड़ता है, एस्टिमेट करना पड़ता है, कितने पैसे लगेंगे, कौन सी क्वालिटी वाला चाहिए। ऐसे के ऐसे हर बिजनेस में किसी को भी उठा के ले लेंगे क्या, एक अकाउंटेंट है, क्या वो जाके इंजीनियरिंग का काम कर लेगा, एक इंजीनियरिंग अकाउंटेंट का काम कर लेगा क्या, नहीं। तो आइडेंटिफाई करो कि आपके बिजनेस में किस तरीके के मैन के, किस स्किल्ड के मैन की जरूरत है, रिसोर्सेज की जरूरत है, कौन से, HR को मैं मैन बोलूंगा ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। और उसमें कितने चाहिए ये भी एस्टिमेट करो, कितनी क्वांटिटी चाहिए, ओके, कितने लेबर चाहिए, किस किस क्वालिटी के स्किल के लेबर आपको चाहिए, ओके, इसको प्लान करना। तो एस्टिमेट करना एंड आइडेंटिफाई करना कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने मैन चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स मतलब कितने मैन चाहिए, उनके सेट करना स्टैंडर्ड, भाई इस स्टैंडर्ड के चाहिए, इस क्वालिटी के चाहिए। देखो आप नॉर्मल लाइफ में देखते हैं ना, हर किसी की कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, वैल्यूज होती है, वो उस हिसाब से चलता है ना। फाइनेंशियल स्टैंडर्ड भी होते हैं, सोशल स्टैंडर्ड भी होते हैं, है ना, बहुत सारे बिजनेस स्टैंडर्ड भी होते हैं। ऐसे कैसे जो मैन हमारे बिजनेस में आएंगे उनके लिए कुछ स्टैंडर्ड बनाना कि भाई ये क्वालिटी, जैसे इतने साल एक्सपीरियंस होना चाहिए तब हम लेंगे, ये स्टैंडर्ड बना दिया हमने, ओके। रेगुलेशंस बनाना, उन्हें कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने, उनके लिए पॉलिसीज बनाना, नीतियां बनाना, और डेवलपिंग प्लान्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देखो ह्यूमन रिसोर्स के मैनेजमेंट की प्लानिंग कैसे करें, यानी कि मैन के मैनेजमेंट की प्लानिंग कैसे करें, उसकी आपको प्लानिंग करनी है। तो सबसे पहले कौन से ह्यूमन रिसोर्स यानी कि मैन आपको चाहिए, उसका सबसे पहले एस्टिमेट करो, फिर उसको आइडेंटिफाई कितने नंबर में चाहिए, कौन से चाहिए, फिर उसके लिए स्टैंडर्ड बनाओ कि इनको फॉलो करना पड़ेगा, उनके लिए रेगुलेशंस बनाओ, उनके लिए पॉलिसीज बनाओ, और उसके बाद उनके डेवलपमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो वो भी डिसाइड कर लो, यानी कि उनको ट्रेनिंग दो, उनको एजुकेशन दो, ताकि ह्यूमन रिसोर्स का क्या हो सके, डेवलपमेंट, मैन का डेवलपमेंट हो सके। और एम्प्लॉय का अगर ट्रेनिंग द्वारा टाइम टू टाइम डेवलपमेंट होता रहा तो वो एम्प्लॉय खुद भी बेनिफिटेड होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन को भी, आपके बिजनेस को भी बेनिफिटेड करेगा। क्योंकि आज का टाइम टेक्नोलॉजिकल टाइम है और एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट जो है बहुत स्पीडली चेंज हो रहा है, तो हर इंसान को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग की जरूरत होती ही होती है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया कि बेस क्या है इसका। ऑर्गेनाइजिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व, क्या क्या इन्वॉल्व है, वर्क स्ट्रक्चर इन द फर्म, ये क्या क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। देखो पहले ह्यूमन रिसोर्स बताया, फिर उसका मैनेजमेंट बताया, फिर उसके मैनेजमेंट की प्लानिंग कैसे करनी है वो बताई। अब बता रहा है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका ऑर्गेनाइजिंग कैसे करें, तो उसके लिए आपको क्या, एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा फर्म के अंदर, और असाइनिंग करनी पड़ेगी रेस्पॉन्सिबिलिटीज। स्ट्रक्चर बनाओ, हम हेरिची देखते थे ना, ऐसे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, कौन सा स्ट्रक्चर,
अपन बिजनेस स्टडी के अंदर पढ़ते थे ना स्ट्रक्चर, जिसके अंदर बहुत सारे बिजनेस के स्ट्रक्चर्स हम देखते थे कि कौन किससे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, है ना। तो वैसा आपका स्ट्रक्चर बना दो, उसके बाद उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, कौन की क्या उत्तरदायित्व है किसका वो दे दो, उनको टास्क दो, यानी कि कौन सा काम किसको करना वो दो, कोऑर्डिनेशन कैसे होगा वो डिसाइड कर दो, यानी कि तालमेल कैसे होगा बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में, अलग अलग टीम्स के बीच में वो डिपार्ट करो। डायरेक्टिंग इन्वॉल्व गिविंग अ डायरेक्शन ऑफ द वर्कफोर्स। इसके अलावा फिर आता है, देखो हमने पहले पढ़ा ह्यूमन रिसोर्स, फिर पढ़ा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फिर पढ़ा ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग, फिर पढ़ रहे हैं हम ह्यूमन रिसोर्स का ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर पढ़ रहे हैं भैया डायरेक्शन, ह्यूमन रिसोर्स को डायरेक्शन भी दे देना होगा ना, तो कौन देगा, उसकी जॉब पहले से डिसाइड होनी चाहिए। राइट डायरेक्शन बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद में ह्यूमन रिसोर्स का कंट्रोलिंग, ओके। और कंट्रोलिंग के बाद में, कंट्रोलिंग कैसे करते हैं, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन द्वारा। परफॉर्मेंस देखो, जो उनको काम दिया गया, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वैसे उन्होंने किया है कि नहीं किया, तो देखो कैसे होता है। सबसे पहले एचआरएम क्या होता है वो पढ़ा, फिर एचआरएम की प्लानिंग कैसे करनी वो पढ़ा, फिर ऑर्गेनाइजिंग यानी कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना दो, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, उनको काम दे दो, उनका कोऑर्डिनेशन कैसे होगा वो डिसाइड कर दो। फिर डायरेक्शन, जो भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उनको डायरेक्शन, कौन किसको डायरेक्ट करेगा वो बता दो। फिर कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर कंट्रोल रखना, यानी कि मैन्स के ऊपर, जो एम्प्लॉइज है, वर्कर्स है, मैनेजर्स है, उनके ऊपर कंट्रोल रखना भी जरूरी है। तो ऐसा कुछ पॉलिसी बनाओ। कंट्रोलिंग का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, हम कब से ही पढ़े रखे हैं, अगर आपने कंट्रोलिंग चैप्टर पढ़ा हो क्लास 12 के अंदर तो हमको पता होगा कि देखो हमने जो स्टैंडर्ड बनाए हैं कि ये होना चाहिए और एक्चुअल में जो वर्क हुआ उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है उसको हम डेविएशन बोलते हैं। ऐसे कैसे, उस डेविएशन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, उसके ऊपर हम एक्शन लेते हैं, वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। ऐसे कैसे जो ह्यूमन रिसोर्स जो हमने डिसाइड करे हैं, उनको अपॉइंट किया है मैन्स को, वो मैन जो है, हाँ, उनके लिए क्या काम हमने दिया, किस स्टैंडर्ड का काम हमने उसको दिया, क्या उसके जो है स्टैंडर्ड्स थे। अब देखो एक्चुअल में उन्होंने क्या किया, उनका एक्चुअल में काम क्या है। अब दोनों को कंपेयर करो, अब कंपेयर करोगे तो वहां पर वेरिएंस आएगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव है तो उनको मोटिवेट करो, उनको जो है इंसेंटिव्स दो, उनकी तारीफ करो, और नेगेटिव है तो उनके ऊपर एक्शन लो। तो इस तरीके से हमने ह्यूमन रिसोर्स यानी कि मैन्स पे क्या कर लिया, कंट्रोल। ओके, ठीक। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन अच्छा समझ में आएगा। रेलेवेंस स्पेक्ट्रम ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआरएम का स्पेक्ट्रम क्या है, देखो फटाफट पढ़ा देता हूं। ऑर्गेनाइजेशन आर मेड अप ऑफ पीपल, देखो ऑर्गेनाइजेशन जो है किसका बना होता है, पीपल। बिना पीपल के मनी, मेथड, मशीन, मटेरियल काम नहीं करेंगे, उनको ऑपरेट करने के लिए लोग चाहिए, ओके, है ना। घर बना दिया लेकिन अगर उसके अंदर कोई रहने वाला ही नहीं है तो क्या उसको घर बोल सकते हैं, नहीं, ठीक है, भूत बंगला हो गया, वो भूत रहते हैं उसके अंदर, ओके, ठीक। ऑर्गेनाइजेशन आर मेड अप ऑफ पीपल, ऑर्गेनाइजेशन लोगों से बना हुआ है। फंक्शनिंग थ्रू पीपल, पूरा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं, जो भी काम होते हैं, वो कौन करता है, वो पीपल्स करते हैं, लोग करते हैं। विदाउट पीपल ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट एग्जिस्ट, बिना पीपल के ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ओके। द रिसोर्सेज मैन, मनी, मटेरियल, मशीन आर कलेक्टेड, कोऑर्डिनेटेड, यूटिलाइज्ड थ्रू पीपल। जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे आपके मनी हो गया, मटेरियल हो गया, मशीन हो गया, मेथड हो गया, मार्केट हो गया, ये पूरा का पूरा कलेक्टेड होता है, कोऑर्डिनेटेड होता है और यूटिलाइज होता है किसके द्वारा, मैन के द्वारा, यानी कि पीपल्स के द्वारा। इट्स पीपल हु बिल्ड, ये लोग ही होते हैं जो फैक्ट्री को बिल्ड करते हैं, स्ट्रक्चर को बिल्ड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल के, एंड मैनेज करते हैं और उसको सक्सेसफुली चलाते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सबसे बेस्ट क्वालिटी का कहाँ मिलता है, जैसे होता है ना मटेरियल सबसे बेस्ट क्वालिटी का कहाँ अवेलेबल है, मटेरियल सबसे बेस्ट क्वालिटी का कहाँ अवेलेबल, टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट क्वालिटी की कहाँ अवेलेबल है, कौन सी कंट्री देती है ना। ऐसे कैसे ह्यूमन रिसोर्स भी तो एक रिसोर्स है किसी बिजनेस का और सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। ये आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी का कहाँ मिलेगा, जापान के अंदर। जापानीज जो वर्कर्स होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, पीपल्स होते हैं, वो उनकी क्वालिटी बहुत हाई होती है, तभी तो वहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं, इतना सा छोटा सा जापान है, भूकंप वगैरह आते रहते हैं, सुनामी आती रहती है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर उनके बिजनेसेस फैले होते हैं और प्रोडक्ट्स उनके बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, आप भी यूज करते होंगे बहुत सारे, ओके, ठीक। अब आते हैं हम इवोल्यूशन ऑफ एचआरएम। अब यहाँ पर है ना एक मुद्दा भी आता है, इंडिया में क्यों नहीं है। देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट
यानी कि ऐसे लोग जिनके पास कुछ स्किल है, जिनके हाथों में दिमाग में कुछ हुनर है, जिससे वो कमा सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं, जिससे उनकी अर्निंग हो सकती है, वहाँ HRM जो है उनकी डिमांड ज़्यादा रहती है। इंडिया के अंदर ये मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, यहाँ पर बहुत लोग ग्रेजुएट हैं, ठीक है, लेकिन कंपनी उनको हायर नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि वो ग्रेजुएट तो है लेकिन उनके पास स्किल नहीं है। यानी कि वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है, ह्यूमन रिसोर्स तो है, यानी कि मैन तो है लेकिन अनस्किल्ड है, इसलिए कंपनी को स्किल्ड चाहिए और उनके पास स्किल है नहीं। एजुकेशन में उनको उतनी स्किल मिली नहीं, और इंडिया के अंदर अगर अच्छी एजुकेशन चाहिए तो उसके पैसा भी अच्छा खर्च करना पड़ता है, वरना सेल्फ चाहिए तो खुद पढ़ना पड़ता है और बच्चे ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते। तो स्किल ज़रूर सीखो। आपने अकाउंटिंग करी 11th-12th में, क्या आपको टैली आता है? आता है मतलब केवल 2-4 एंट्री नहीं, वो पूरा अच्छे से आता है। आपने जो है इनकम टैक्स पढ़ा, क्या आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना आता है? आप ह्यूमन रिसोर्स पढ़ रहे हो तो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड आपको कितना नॉलेज है? ओनली रट्टे मार के पेपर इधर उधर लेके पास तो नहीं हुए हो। अगर ऐसा होगा तो आप भी एक ह्यूमन रिसोर्स है लेकिन अनस्किल्ड है, आपकी ज़रूरत नहीं है किसी को। तो स्किल ज़रूर सीखे साथ साथ। स्किल का मतलब कुछ आता हो भैया, ठीक है, ऐसे डिग्री लेके खरीद के बैठने से कुछ नहीं होगा। ओके, इसलिए यहाँ का ह्यूमन रिसोर्स इतना मतलब है, ऐसा नहीं है कि अच्छे नहीं है, लेकिन अगर एवरेज देखा जाए तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, हम सब जानते हैं। इसलिए बहुत सारे ग्रेजुएट घर पे बैठे, बाकी ग्रेजुएशन बहुत बड़ी बात होती है यार, ठीक। इवोल्यूशन ऑफ HRM का इवोल्यूशन मतलब कब से ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाने लगा? तो एंशिएंट पीरियड से ही इसकी स्टार्टिंग हो गई थी HR मूवमेंट की, ह्यूमन रिसोर्स मूवमेंट की। मॉडर्न एज में देखा जाए तो 1930 के अंदर जो है पर्सनल मैनेजमेंट के ऊपर फोकस किया जाने लगा, और एम्प्लॉय रिलेशन, एम्प्लॉयर मतलब क्या होता है? बॉस, मालिक। एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? कर्मचारी, ठीक है, उनके रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान देने और इनका मैनेजमेंट करना स्टार्टिंग हो गया था 1930 में। हम HR की स्टडी जो है इनिशियली हमको कौन गाइड करता है? टेलर के जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं, आपको याद है ना? रूल ऑफ थंब है ना, नॉट साइंस, डिस्कॉर्ड, याद है? हार्मनी, 4 थे ना प्रिंसिपल, क्लास 12th के हम पढ़ते थे टेलर के। हेनरी फॉल के नहीं, हेनरी फॉल के तो 14 थे, टेलर के 4 प्रिंसिपल ही थे। तो वो भाई साहब जो है उन्होंने हमें ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिए, और उसके बाद हम ह्यूमन रिसोर्स का भी मैनेजमेंट करने लगे। इसके अलावा कुछ स्टडीज़ हुई, और उसके अंदर जो है अब्राहम मास्लो का प्रिंसिपल है, बहुत सारे हसबर्ग के भी हैं और डगलस के भी हैं, मैकग्रेगर के भी हैं। इन्होंने भी हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए HRM के ऊपर भी, ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट करने के लिए। अर्ली रूट जो है HRM की इंडिया के अंदर ट्रैक की गई 1930 के बाद में। इंडिया के अंदर 1930 के बाद में समझ में आया कि भैया जो ह्यूमन रिसोर्स है उनका मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये पूरा सब्जेक्ट क्यों बनाया गया? क्योंकि अगर स्किल्ड और अच्छे डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्स वेल मैनेज नहीं होंगे तो कितना भी पैसा लगा दो, कितना ही मटेरियल लगा, अच्छी क्वालिटी का ले लो, सस्ता ले लो, कितनी अच्छी मशीन्स ले लो, कितना भी बढ़िया जो है मेथड लगा दो, बिजनेस फेल हो जाएगा। आप एक बढ़िया क्वालिटी का गुड्स बना भी दोगे तो बेच नहीं पाओगे, क्योंकि सेल्स भी ह्यूमंस करते हैं। तो HRM का होना, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स मैन का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए पूरा सब्जेक्ट है कि कैसे ह्यूमन रिसोर्स जो है उनको मैनेज करें, कैसे उनको ट्रेंड करें, कैसे उनको डेवलप करें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अदर रिसोर्सेज का वो बेस्ट 100% ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके, उपयोग कर सके। ओके, उसके अलावा द रॉयल कमीशन ऑन लेबर 1931 इंडिया के अंदर बना, और उसके बाद लेबर्स के ऊपर लेबर्स के ऑफिसेज बने, लेबर के जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के ऊपर भी बहुत सारे कानून बने, ठीक है। इसके अलावा फैक्ट्री एक्ट बना 1948 के अंदर। ये दोनों अंग्रेज, हमारी फ्रीडम 1947 में हुआ था ना, तो 1948 के अंदर एक फैक्ट्री एक्ट बनाया गया, और इसके अंदर जो है 500 या उससे ज़्यादा वर्कर को हर फैक्ट्री को हायर करने पर ऑब्लिगेशन लगा दिया गया। आज के टाइम तो नहीं, आज के टाइम तो कोई भी किसी को निकाल देता है, नहीं। यहाँ पर एक फैक्ट्री एक्ट 1948 बना कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 500 लेबर तो होने ही चाहिए, और उनका क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया गया ताकि लेबर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। ओके, फिर उसके बाद में 1960 एंड 17 के अंदर HR प्रोफेशनल के ऊपर फोकस किया गया, उनके डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया ह्यूमन रिसोर्स के, और यहीं से आया HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंडिया के अंदर 1960 और 17 में। उसके बाद जब लेवलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वगैरह, प्राइवेटाइजेशन वगैरह 1991 के अंदर जब उनको लॉन्च किया गया, तो उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंडिया के अंदर मेन फोकस वाली चीज़ बन गई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के लिए।
ओके ठीक। नेक्स्ट आता है, यहां पर लिखा हुआ है पूरा का पूरा 1920 से 30 में क्या होता था, स्टेटस क्या था, और वहां पर एक क्लर्क वाला स्टेटस था, क्लरिकल स्टेटस। 1940-60 से एडमिनिस्ट्रेशन आया, 1780 से डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, और फिर 1990 के बाद में प्रोटेक्टिव एंड ग्रोथ ओरिएंटेड जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आने लग गया। ये आप पूरा पढ़ सकते हैं, आपको नोट्स में मिल जाएगा। नेचर ऑफ एचआरएम, ठीक है, नेचर क्या है एचआरएम का? एचआरएम का नेचर तो होगा ना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मतलब वो जो मैन है उसका नेचर क्या है, उसको मैनेज करने का नेचर क्या होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट पर्यवेसिव फोर्सेस है, मतलब हर जगह जहां ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन हो जिसको आर्थिक बोलते हैं हम, यानी कि जो बिजनेसेस है हमारे, चाहे सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, है ना, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो करना ही पड़ेगा। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑल पर्यवेसिव है, हर जगह जहाँ कुछ काम कर रहा है, लोग मिलकर के कुछ काम कर रहे हैं, वहाँ पर उन लोगों का अच्छे से मैनेजमेंट होना, एचआरएम होना, एचआरएम की प्लानिंग करना, एचआरएम का ऑर्गेनाइजेशन करना, एचआरएम का जो है कंट्रोलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ठीक, ऑल पर्यवेसिव है। एक्शन ओरिएंटेड, बिल्कुल एचआरएम फोकस अटेंड ऑन एक्शन, एक्शन पे फोकस करता है रादर देन रिकॉर्ड कीपिंग, केवल रिकॉर्ड कीपिंग पे फोकस नहीं करता, एक्शन लिए जाने पर फोकस करता है। इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप ओरिएंटेड, बिल्कुल इंडिविजुअली भी मैनेजमेंट करना होता है और एक ग्रुप का भी मैनेजमेंट करना होता है। ओके नेक्स्ट, यानी कि जैसे हम पढ़ते थे ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है पर्सनल गोल भी होते हैं और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी होते हैं। अगर पर्सनल गोल पे फोकस किया जाए और उनको समझाया जाए कि भैया आपके गोल तभी पूरे होंगे जब ऑर्गेनाइजेशन के गोल पूरे होंगे, तो एक बढ़िया एक माहौल क्रिएट हो जाता है। ऐसा का ऐसा जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, हाँ उनके खुद में इंडिविजुअली भी ध्यान देना होता है और इसके अलावा पूरे ऑल टीम पे भी ध्यान देना होता है, सबको मैनेज करना होता है। ठीक है। फ्यूचर ओरिएंटेड, फ्यूचर में आप चाहते हो कि आपका जो एचआरएम है वो इफेक्टिव हो, तो आपको उसको अभी से मैनेज करना होगा। मैनेज कैसे करें? उनको ट्रेंड करो, उनको डेवलपमेंट करो, उनको एजुकेशन दो, उनको नया सिखाओ, उनको अच्छे से मैनेज करो। जो व्यक्ति जिस काम करने के योग्य है उसको वो काम करवाओ, उसको वो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दो, उसके ऊपर कंट्रोल भी रखो, उसके स्टैंडर्ड्स भी बनाओ, ये सब करना। ओके। डेवलपमेंट ओरिएंटेड, अब वो तो डेवलपमेंट होगा ही। अगर एचआरएम होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आपके ऑफिस के अंदर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपकी कंपनी के अंदर एचआरएम डिपार्टमेंट बना हुआ है, तो उसका काम यही है कि ट्रेंड करके लोगों का डेवलपमेंट करना, और डेवलपमेंट होगा तो ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा होगा और खुद को भी होगा। कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ऐसा नहीं है कि आज उठे आज एचआरएम, आज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है या ऑफिस जो ब्रांच बना हुआ वो तो आज खुला अगले 10 दिन बंद है, ऐसे कंटिन्यू करना पड़ेगा जो उनका काम है ना। जैसे एक एम्प्लॉय का काम होता है डेली आके जो उसको काम दिया जाता है उसको करना, अकाउंटेंट का काम अकाउंटिंग करना, इंजीनियर का काम अपना काम करना, जो लेबर है वो अपना काम करेगा, मैनेजर जो अपना काम मैनेजमेंट का करेगा। ऐसे ही कैसे ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजमेंट करने वाले लोग होते हैं उनका काम है जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमंस हैं उन रिसोर्सेज का क्या करना, मैनेजमेंट करना, उन लोगों का मैनेजमेंट करना, उनको डेवलप करना, ट्रेंड करना, ये सब काम करते ही रहना, कंटिन्यू करते रहना। ओके। ऑक्सिलरी सर्विस, सहायक सर्विस है ये, मतलब मेन फोकस तो नहीं है। बिजनेस के लिए ऑक्सिलरी सर्विस है, सहायक एक सेवा है, क्योंकि ये ऑक्सिलरी सर्विस है लेकिन इंपॉर्टेंट सर्विस है ये, क्योंकि ये बिजनेस की एफिशिएंसी और उसकी इफेक्टिवनेस, उसके प्रॉफिट पर, उसके प्रोडक्शन पर, उसकी कॉस्ट पर इफेक्ट डालेगा। ओके। नेक्स्ट, कंप्रहेंसिव फंक्शन, बहुत बड़ा फंक्शन है, व्यापक है। कंप्रहेंसिव मतलब व्यापक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह लोग होंगे तो हर जगह ये अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट, इंटरडिसिप्लिनरी फंक्शन, एचआरएम इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटी है ना, एक ही जगह नहीं, मल्टी एक्टिविटी है ना। यूटिलाइजिंग नॉलेज एंड इनपुट्स ड्रॉन फ्रॉम द साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एथ्रोलॉजी, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। मतलब एचआरएम नाम से कोई सब्जेक्ट नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स नाम से कोई सब्जेक्ट नहीं है जैसे साइंस है, ऐसा नहीं। ये क्या किया, मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब कुछ वहाँ से लिया, कुछ वहाँ से, कुछ साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट ले लिए, कुछ इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट ले लिए, कुछ यहाँ से ले लिए, ऐसे करके सब्जेक्ट को बनाया गया। ओके। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरएम। भैया एचआरएम क्यों करें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्यों करें, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप क्यों पढ़ रहे हो, आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, है ना। केवल पास होना है नहीं, जॉब चाहिए, बिजनेस करना है, नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, क्यों पढ़ रहे हो, अपने आप से क्वेश्चन पूछो। ऐसे कैसे, एचआरएम डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करेगा, ऑब्जेक्टिव क्या है भैया। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है
टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन रीच इट्स गोल। एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक व्यापार है, एक कंपनी, एक बिजनेस है, उसके कुछ गोल होंगे, कुछ लक्ष्य होंगे, हाँ, वो उसको अचीव करना चाहता है, हाँ, तो HRM उस गोल को अचीव करने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे, क्योंकि HRM यानी कि जो मेंस होते हैं, जो पीपल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वही सारे फैक्टर्स को, सारे अदर रिसोर्सेज को यूज करते हैं। वो अगर ट्रेंड होंगे, डेवलप होंगे, तभी तो वो काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट, टू एम्प्लॉय द स्किल एंड एबिलिटी ऑफ द वर्कफोर्स एफिशिएंटली। बहुत जल्दी से वर्कफोर्स को एबिलिटी, ट्रेनिंग दे करके उनके अंदर वो एबिलिटी लाना जो हमको चाहिए, है ना, तो आपको HRM करना ही पड़ेगा। टू प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन वेल ट्रेन्ड एंड वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉइज। वेल ट्रेन्ड और वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉइज चाहिए तो आप अपने बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर HRM डिपार्टमेंट खोल दो, ठीक है। टू इंक्रीज द फुलेस्ट द एम्प्लॉइज जॉब सेटिस्फेक्शन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगर आप चाहते हो कि आपके एम्प्लॉय जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के बाद, छुट्टी के बाद में ऑर्गेनाइजेशन और आपके बॉस को गालियां नहीं दे, वैसे अधिकतर होता है, पंचायतियां करते हैं लोग, है ना। अगर आप चाहते हो ऐसा नहीं हो, हमारे एम्प्लॉय खुश रहे, हमारी तारीफ करें, सेटिस्फाइड रहे, है ना, और इसके अलावा उनके जो भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस हैं, है ना, जो वो हासिल करना चाहते हैं, जिस लेवल पे वो जाना चाहते हैं, वो पा जाए, तो आपको क्या करना होगा, HRM डिपार्टमेंट स्थापित करना होगा, वही आपको ये सब करके दे सकता है। टू कम्युनिकेट HR पॉलिसी टू ऑल एम्प्लॉइज। HR पॉलिसी, ह्यूमन रिसोर्स की जो भी पॉलिसीज हैं वो बना दी, लेकिन आप चाहते हो कि वो हर पीपल तक पहुंचे, तो ये वाला डिपार्टमेंट बना दो। टू डेवलप एंड मेंटेन क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ की क्वालिटी को अगर मेंटेन करना, उसको डेवलप करना है, HRM बनाओ, ये HRM डिपार्टमेंट बना दो, ऑफिस खोल दो। इथिकली एंड सोशली रेस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी। ये सोसाइटी की नीड है कि आपके यहाँ जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो आपके बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, उसको ट्रेन करना, उसको डेवलप करना, उसकी सेफ्टी पे, उसकी हेल्थ पे, उसके एजुकेशन पे, ये सब ध्यान रखना उस ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंट रोल है। उसका मतलब इंपॉर्टेंट रोल क्या, उसके लिए बहुत ज़रूरी है, वो करें, उसको करना ही होगा, तो HRM डिपार्टमेंट स्थापित कर दो। जापान का मैंने एग्जांपल दिया, वहाँ पर भैया एम्प्लॉयज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है। जहाँ तक मैंने स्टडी करी है, बहुत जगह मैंने पढ़ा है, बहुत जगह मैंने कंपनीज़ के जो है रिपोर्ट्स वगैरह पढ़े हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ा है, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको बहुत ज़्यादा उनकी हेल्थ, उनके मेंटल स्टेटस, उनकी ट्रेनिंग, उनके डेवलपमेंट, उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी कोशिश करते हैं बिजनेस के अंदर दे दिया जाए। समझ में आया? तो इतना ख्याल रखा जाता है, तभी तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ बहुत मेहनत करते हैं और तभी तो वहाँ के प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं। ओके, एक्चुअल में ये HRM का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है वहीं से आया है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। इंपॉर्टेंस ऑफ HRM, अमेरिका वाले पूरा कॉपी करते थे वो जापान को, पुरानी अगर आप बुक्स पढ़ोगे ना उसमें मिल जाता है। अमेरिका वाले जो है वो पूरा का पूरा जापानीज़ को पूरा का पूरा कॉपी करने की कोशिश करते थे। वहाँ मतलब जो अमेरिकन कंपनीज है उनके एम्प्लॉय को जापान के एग्जाम्पल दिए जाते थे, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन, वहाँ की स्ट्रेटजी प्लानिंग के बारे में बताया जाता था कि देखो वो ऐसा करते हैं, है ना, इसलिए उनके ये है, तो वहीं से सीखे हैं लोग। ओके, इंपॉर्टेंस देखिए HRM की, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, तो एट द एंटरप्राइज लेवल पे क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब बिजनेस लेवल पे क्या इंपॉर्टेंस है, इंडिविजुअल लेवल पे क्या इंपॉर्टेंट है। HRM की ह्यूमन रिसोर्स का अगर मैनेजमेंट करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा होगा, उस पीपल को, उस आदमी को क्या फ़ायदा होगा, सोसाइटी को क्या फ़ायदा होगा और देश को क्या फ़ायदा होगा। ऑर्गेनाइजेशन को मैं बता देता हूँ क्या फ़ायदा होगा। अगर अच्छा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एफिशिएंटली और इफेक्टिव काम होगा। एफिशिएंसी मतलब जल्दी होगा, इफेक्टिव मतलब प्रभावित होगा, अच्छे से होगा। कोई भी काम, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो सेल हो, चाहे वो परचेजिंग हो, चाहे सेलिंग हो, कुछ भी हो, वो सब अच्छे से होगा, जिसका फायदा ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। कॉस्ट कम आएगी, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनेगा, मार्केट में सेल ज़्यादा हो पाएगी, कॉम्पिटिटर का सामना कर पाओगे और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा पाओगे। ठीक, इंडिविजुअली क्या फायदा होगा, जो वर्कर है, हाँ, वो एक ही जगह स्टक नहीं रहेगा। वो क्या करेगा, उस वर्कर को बार बार ट्रेनिंग और उसका डेवलपमेंट, उसको एजुकेशन, उसकी हेल्थ वगैरह पे ध्यान रखा जाएगा, तो उसका इंडिविजुअली भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी होगा, उसका डेवलपमेंट भी होगा, वो कभी भी एक जगह रुका नहीं रहेगा। नेक्स्ट, सोसाइटी को भी फायदा होगा। सारे ह्यूमंस मिलकर के तो सोसाइटी बनाते हैं। वो आदमी ट्रेंड, वेल डेवलप, वेल एजुकेटेड सोसाइटी में जाएगा तो काफ़ी लोगों को प्रभावित भी करेगा, तो सोसाइटी को भी इससे ओवरऑल फायदा होता है। नेक्स्ट,
नेशनल लेवल पर। नेशनल लेवल पे आपने लोगों को ट्रेन करके डेवलप करके अच्छा कर दिया, उनको एजुकेट कर दिया, उनकी हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, उनकी सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हो, और इसके अलावा बिजनेस के अंदर वो बहुत मेहनत करके सब कुछ करके काम कर रहे हैं, तो बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट अच्छा होगा, प्रॉफिट जनरेट अच्छा होगा तो उसके ऊपर इनकम टैक्स गवर्नमेंट को मिलेगा, इनकम टैक्स गवर्नमेंट को मिलेगा तो गवर्नमेंट के पास में टैक्स कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स सब आएगा, तो गवर्नमेंट जो है देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करेगी, देश की सिक्योरिटी सेफ्टी को अच्छा करेगी, जिससे ओवरऑल फायदा लोगों को भी होगा और गवर्नमेंट को भी होगा, देश को भी होगा। नेशनल लेवल का मतलब हो गया गवर्नमेंट को भी फायदा, इंडिविजुअल भी फायदा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है, बिजनेस जो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट दे रहे हैं, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का बढ़ेगा तो लोगों को फायदा, इंडिविजुअली तो ओवरऑल पूरी कंट्री को फायदा होता है। अगर आप हर बिजनेस के अंदर एचआरएम डिपार्टमेंट स्थापित किया जाए इस कंट्री के अंदर तो पूरे देश को फायदा होगा, यानी कि डेवलपिंग से डेवलप कंट्री बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इंडिया को। ओके, नेक्स्ट फिर आता है फंक्शंस ऑफ एचआरएम। भैया एचआरएम के फंक्शंस क्या क्या है, क्या क्या काम एचआरएम को करना पड़ता है? तो दो तरह के फंक्शंस होते हैं एचआरएम के अंदर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के दो तरह के फंक्शन होते हैं। फर्स्ट होता है मैनेजरियल फंक्शन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या काम करता है, जो आपने डिपार्टमेंट बनाया ना एचआरएम डिपार्टमेंट, वो क्या करेगा? तो उसके दो फंक्शन होते हैं, एक मैनेजरियल फंक्शन, एक ऑपरेशनल फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शन में क्या क्या आता है? प्लानिंग करना एचआरएम का काम है, ऑर्गेनाइजिंग करना एचआरएम का काम है, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग ये एचआरएम करेगा। और ऑपरेटिंग, देखो मैनेजरियल मतलब मैनेज करना, ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेट करना, जो काम चल रहा है उसमें प्रोक्यूटमेंट फंक्शन आता है, डेवलपमेंट फंक्शन आता है, कंपनसेशन फंक्शन आता है, इंटीग्रेशन फंक्शन आता है और मेंटेनेंस फंक्शन आता है। लेकिन ये सब किसको करना, मैनेज किसको करना? जो पीपल हैं बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं उनको मैनेज करना, तो उनके लिए प्लानिंग करना, उनके लिए स्ट्रक्चर बनाना, उनको डायरेक्ट करना, उनको कंट्रोल करना, तो मैनेज हो जाएंगे वो लोग, सब सारे लोग मैनेज हो जाएंगे, ये एचआरएम डिपार्टमेंट करेगा। और ऑपरेट करना कैसे, मतलब वो काम करेंगे ना तो कैसे करेंगे? उनको प्रोक्यूटमेंट, उनका ध्यान रखना, उनके डेवलपमेंट, ट्रेनिंग देना, उनको कंपनसेशन देना, अच्छा एक तरीके से रीजनेबल रिटर्न देना, रीजनेबल उनको सैलरी देना, और इंटीग्रेटेड फंक्शन एंड मेंटेनेंस भी रखना। तो ये सारे आपके फंक्शंस हैं एचआरएम के। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। फिर आता है आपका रोल एंड स्टेटस एंड कंपिटेंस ऑफ एचआर मैनेजर, ठीक है। क्या रोल है, क्या स्टेटस होगा और क्या कंपिटेंस होगा, मतलब क्या उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए। कंपिटेंस मतलब एबिलिटी, स्किल किसके पास? एचआर मैनेजर के पास। वो एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो एचआरएम डिपार्टमेंट का जो हेड होगा, जो एचआर मैनेजर होगा, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी पीपल्स काम करते हैं उनको मैनेज करेगा, उनको ऑपरेट करेगा। हाँ, उसमें भैया क्या स्किल होनी चाहिए, क्या कॉम्पिटेंस होना चाहिए उसके अंदर, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसके अलावा उसका रोल क्या होगा, क्या क्या काम करेगा, उसका स्टेटस क्या होगा। तो रोल की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होगा, ऑपरेशनल रोल होगा और स्ट्रेटेजिकल रोल होगा। 3 रोल होंगे, याद रखना, ठीक है, एचआर मैनेजर के। सबसे पहले आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल क्या होता है? उसको पॉलिसीज बनानी पड़ती है, पॉलिसी मेकर होता है। एचआर मैनेजर हेल्प्स मैनेजमेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी गवर्निंग टैलेंट एक्विजिशन एंड रिटेशन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई। ये बोल रहा है जो एचआर मैनेजर है ना, हाँ, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी आपके पीपल्स काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, मैनेजर्स काम कर रहे हैं, उन सबके लिए कुछ पॉलिसीज बनाएगा। वो पॉलिसी बनाने में एचआर मैनेजर सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और ये जो एचआर मैनेजर होगा ये क्या करेगा? पॉलिसी को फॉर्मेशन करेगा ताकि ऐसे टैलेंट का एक्विजिशन किया जा सके जिसकी हमें जरूरत है, मतलब ऐसे टैलेंटेड लोगों को हायर किया जा सके। अब देखो बेटा, अपने आप से क्वेश्चन पूछो, क्या आपके पास ऐसा टैलेंट है कि आपको कंपनी हायर करे? अगर नहीं है तो वो टैलेंट लाओ, वरना कोई नहीं हायर करेगा। हर बड़ी कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट होता है, वो टैलेंटेड लोगों को ही एक्वायर करते हैं। ओके, ठीक। इसके बाद रिटेंशन, मतलब वो बंदा जो टैलेंटेड हमने एक्वायर किया है, वो हमारे यहाँ जॉब कर रहा है, वो छोड़ के नहीं जाए। उसके लिए कुछ ऐसे इंसेंटिव्स, ऐसे प्लानिंग, उसके लिए ज़रूरतों को पूरा करना, उसको इस तरीके से रिटेन करना ताकि वो छोड़ के नहीं जाए। ओके, नेक्स्ट
और उनकी वेजेस क्या होगी, उनकी सैलरी क्या होगी, उनके लिए वेलफेयर एक्टिविटीज़, उनके पर्सनल रिकॉर्ड, उनका वर्किंग कंडीशन, ये सब इससे रिलेटेड सारी की सारी पॉलिसीज़, और इन सब को करता है, इन सबसे रिलेटेड पॉलिसी बनाता है कौन, पॉलिसी मेकर। हु इज़ द पॉलिसी मेकर, वो है आपका HR मैनेजर। तो ये इसका एडमिनिस्ट्रेशन रोल के अंदर पहला। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट होता है, इसको पता होता है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है, कैसे प्रशासन करना है, क्योंकि देखो बहुत अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर डेटा बहुत होता है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होता है, उन सब डेटा को रिकॉर्ड करना, एम्प्लॉयज़ की फाइल को मेंटेन करना, HR रिलेटेड डेटाबेस को ध्यान से रखना, उनकी प्रोसेसिंग करना, और जो भी HR यानी कि जो भी लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो कुछ क्लेम मांगते हैं तो उन क्लेम को पढ़ना, उनको सेटल करना, ठीक है, आंसरिंग करना क्यूरीज और रिगार्डिंग लीव्स, जो भी छुट्टी वगैरह मांग रहे हैं, तो ये सारा कौन मैनेज करता है, ये सारा मैनेज करता है हमारा HR मैनेजर। और ये उसका है एडमिनिस्ट्रेटिव रोल कि वो पॉलिसी मेकर है और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट है, उसको पता है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है। ओके, नेक्स्ट एडवाइजर भी होता है। HR मैनेजर बहुत अच्छा एडवाइजर होता है। Thus, personal manager perform his function by advising, suggesting, counseling and helping the line managers। मतलब जो भी लोग जो दूसरे मैनेजर्स हैं उन सबको ये अच्छी एडवाइस देता है। नेक्स्ट हाउस कीपर भी ये अच्छा होता है। हाउस कीपर मतलब द एडमिनिस्ट्रेशन रोल ऑफ पर्सनल मैनेजर इन मैनेजिंग द इंक्लूडिंग रिक्रूटिंग, प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग, रेफरेंस चेकिंग, एम्प्लॉय सर्वे, टाइम कीपिंग, वेज सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब किस बंदे को रख रहे हो तो किसको रिक्रूट करना है, प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट लेना, उसको रखने से पहले उसका टेस्ट लेना, रेफरेंस चेक करना, बैकग्राउंड चेक करना उसको एम्प्लॉय को, ये भी HR मैनेजर का काम होता है। एम्प्लॉयज सर्वे करवाना, टाइम कीपिंग करवाना, वेज कितना देना है, सैलरी कितना देना है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन करना भी हाउस कीपर के तौर पर HR मैनेजर करता है। तो आपका फर्स्ट था पॉलिसी मेकर, सेकंड था एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट, थर्ड था एडवाइजर, फोर्थ है हाउस कीपर। पॉइंट याद कर लेना, अंदर आप लिख पाओगे। काउंसलर भी होता है ना, जब भी काउंसलिंग की जरूरत पड़े किसी भी एम्प्लॉयज को, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम तो होगी, तो वो HR मैनेजर से जाके डिस्कस कर सकता है। HR मैनेजर जो है उसको काउंसल करेगा, है ना, उसकी हेल्थ, फैमिली, फाइनेंस, कलीग्स, सोशल जो भी इशूज है उसको वो क्या करेगा, काउंसिल करेगा। मतलब कलीग्स परेशान कर रहे हैं या फिर हेल्थ सही नहीं है, फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली कोई सोशल प्रॉब्लम है, तो इन सब के ऊपर HR जो है, HR मैनेजर उसको काउंसिल करेगा, उस एम्प्लॉय को, उस मैन को, उस पीपल को, उस ह्यूमन रिसोर्स को। ओके, वेलफेयर ऑफिसर भी होता है। पर्सनल के लिए वेलफेयर, एक वेलफेयर मतलब वेलफेयर मतलब भलाई के लिए काम करना एम्प्लॉयज़ की, तो उसके लिए भी ये काम करता है। इसके लिए वो अलग अलग से जो है बहुत सारी चीज़ें करता है, जैसे कि वो मेंटेन करता है कैंटीन्स को, है ना, हॉस्पिटल्स को मेंटेन करना, है ना, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, क्लब बनाना, लाइब्रेरीज बनाना, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ बनाना, कंज्यूमर स्टोर्स बनाना, ये सब कुछ एम्प्लॉयज़ के लिए किया। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ये सब होता है। लीगल कंसल्टेंट भी होता है। अगर किसी के कोई लीगल प्रॉब्लम आ रही है किसी भी एम्प्लॉय को, तो HR मैनेजर से जाके लीगल कंसल्ट भी कर सकता है। तो अगर कोई HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर मैनेजर बन जाता है तो उसको इतना सब नॉलेज होगा, इतना एक्सपीरियंस होगा, और उसका काम भी अच्छा होगा, और उसकी सैलरी, उसका रेम्यूनरेशन भी बहुत हाई होता है। ओके, तो सोच के देखिए भैया कैसे बन सकते हैं HRM डिपार्टमेंट के हम मैनेजर। तो ये फर्स्ट रोल हो गया हमारा कौन सा, एडमिनिस्ट्रेशन। सेकेंड रोल हम कर रहे हैं ऑपरेशनल रोल। ऑपरेशनल रोल के अंदर वो क्या करेगा, ऑपरेशनल रोल के अंदर वो क्या करता है, विनिंग द वॉर ऑफ टैलेंट, रिक्रूट करना। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर बिजनेस टैलेंटेड लोगों को हायर करने के लिए आपस में लड़ रहे हैं, वॉर चल रहा है टैलेंटेड लोगों को हायर करने के लिए, विनिंग द वॉर फॉर टैलेंट। अब लोग बोल रहे हैं कि सर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, रोजगार नहीं है। अरे भैया टैलेंट तो बनो, पहले टैलेंटेड तो बनो, पहले कुछ ऐसा तो सीखो जिससे लोगों को कुछ आप दे सकते हो, जिससे आप कुछ कमा सकते हो। कुछ स्किल तो हायर करो, कुछ डिग्री अच्छी तो लो, और अच्छी डिग्री विथ नॉलेज तो लो, भले ही BCom ही कर लो लेकिन विथ नॉलेज तो करो। BCom में जो सब्जेक्ट है उनका डीप नॉलेज तो लो, रट्टे मार के पेपर इधर उधर 2-4 क्वेश्चन करके पासिंग मार्क्स मत लाओ भैया। अच्छे से कहीं जो है
कोचिंग तो लो, कहीं जॉब भी तो करो पार्ट टाइम, ताकि नॉलेज मिलेगा थोड़ा बहुत, और फिर किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ। देखो टैलेंटेड लोगों को हायर करने के लिए कंपनी लड़ रही है, देखो लिखा हुआ है विनिंग द वॉर फॉर टैलेंट, मतलब जो मैनेजर होता है एचआर मैनेजर, उसको टैलेंट को हायर करने के लिए लड़ना पड़ता है, क्योंकि टैलेंटेड लोगों को कोई नहीं छोड़ता। हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट फॉर एचआर मैनेजमेंट रिसेंट टाइम इन व्यू ऑफ ग्राउंड कंपटीशन ऑफ पीपल प्रोसेसिंग रिक्रूट नॉलेज एंड स्किल एंड एक्सपीरियंस। मतलब देखो यार कैसा, एक तरह है जहां गवर्नमेंट है, ये मतलब मेरे को समझ में नहीं आता, गवर्नमेंट है, हाँ हर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहता है, गवर्नमेंट कुछ लोगों को सिलेक्ट करना चाहती है, ठीक है, और लोग फुल तैयारी कर रहे हैं। अब अगर 2000 पद निकलते हैं, 10 लाख फॉर्म भर देते हैं, 2000 की नौकरी लगती है, इसका मतलब बाकी के कितने बच गए देख लो, 9,99,000 से भी ज़्यादा, सिर्फ 2000 कम 10 लाख में से उनकी जॉब लगेगी। बाकी सब क्या टैलेंटेड नहीं है क्या? इतने बाकी सब लोगों ने पढ़ाई नहीं करी उस जॉब के लिए? ऐसा असंभव है, इम्पॉसिबल है। कम से कम 25 से 30% लोग एलिजिबल होने चाहिए, यानी कि 10 लाख में से 2 से 3 लाख लोगों की जॉब लगनी चाहिए, गवर्नमेंट को उनको लेना चाहिए। इतने लोग तो रियल में पढ़ाई करते ही होंगे। यस, अब ये तो हो गया वहां भेड़ चाल। दूसरी तरफ देखो, ये कंपनीज लड़ रही है आपस में टैलेंटेड लोगों को हायर करने के लिए, तो टैलेंट ले लो, स्किल ले लो, जॉब कंपनी देगी आपको। नेक्स्ट, उसके लिए पहले से भले छोटी मोटी जॉब ही पढ़ो, साथ में एजुकेशन क्वालिफिकेशन विथ नॉलेज अच्छे से लो, डिग्री लो, अच्छे परसेंटेज से लो, पढ़ के लो, कोचिंग ज्वाइन करो, बीकॉम कर लो, लेकिन अच्छे परसेंटेज से विथ नॉलेज करो। फिर उस नॉलेज के बेसिस पे जाके इंटरव्यू दो, छोटी मोटी जॉब लगेगी, कर लो, 1-2 साल उस जॉब को करो, वहाँ से नॉलेज आएगा, ट्रेनिंग लेते रहो, कुछ नया सर्टिफिकेट सीखते रहो, डेवलप करते रहो, अपने आप आपको बहुत अच्छा टैलेंट आ जाएगा। और फिर साथ साथ में एजुकेशन भी जारी रखो, MBA कर लो बीकॉम के बाद में, है ना, CA कर लो, CA नहीं CA से कर लो, अरे बहुत सारे दूसरे सर्टिफिकेट होते हैं यार, वो कर लो। आप फील्ड में उतरोगे तभी तो टैलेंट आएगा। ओके, ट्रेनर डेवलपर होता है, मोटिवेटर भी होता है। कौन? हमारा HR मैनेजर। लिंकिंग पिन, द HR मैनेजर इज ऑफन डिप्यूटेड टू एक्ट अ लिंकिंग पिन। ये लिंकिंग पिन है, एक ऐसी पिन है जो लिंक करती है किसको? वेरियस डिवीजन ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, डिवीजन होते हैं, प्रोडक्शन डिवीजन, सेल्स डिवीजन, है ना, सेलिंग डिवीजन जिसको बोलते हैं, और आपका मटेरियल परचेज डिवीजन हो गया, ऐसे बहुत सारे डिवीजन होते हैं, उनको लिंक करने का काम HR मैनेजर करता है। मीडिएटर, ये मीडिएटर होता है एम्प्लॉइज़ के बीच में, एम्प्लॉइज़ का जो ग्रुप है उसका मीडिएटर ये होता है, जो बॉस है, एम्प्लॉइज़ हैं, मैनेजर्स हैं, उन सब के बीच में मीडिएटर का रोल अदा करता है। तो 2 पढ़ लिया हमने, कौन कौन सा? एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल रोल। इनके पॉइंट याद कर लेना, अंदर का पढ़ के चला जाना, एग्जाम में अपने आप लिख पाओगे। नेक्स्ट आता है आपको 4th नंबर, स्ट्रेटेजिक रोल, मतलब पॉलिसीज वगैरह बनाता है ना, प्लानिंग करता है, स्ट्रेटेजी बनाता है। बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंस, स्ट्रेटेजी बनाता है कि कैसे जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो मैनेजर्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्स जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, वो आपस में कम्पीट करें, जिससे जो उनका ध्यान है वो कंपटीशन में जाए, ऑर्गेनाइजेशन को उससे रिजल्ट भी बेहतर मिलता है। तो वो बिल्ड करना किसका काम है? इसका HR मैनेजर का। प्रोवाइडिंग पर्पसफुल डायरेक्शन, एक मैनेजर को, एक एम्प्लॉय को, एक पीपल को, एक वर्कर को केवल बोल दिया वो करना, वो नहीं, पर्पस भी बता दिया भाई ये करने से क्या होगा, टारगेट दे दिया। क्रिएटिंग कम्पिटिटिव एडवांटेजेस, अगर कोई उस कंपटीशन से ऊपर आ जाता है, कॉस्ट कम बचा लेता है, जल्दी काम कर लेता है, क्वालिटी अच्छी से करता है ना, ज़्यादा सेल कर लेता है ना, तो उनको फिर आपको क्या करना होता है? एक एडवांटेज देना होता है कि भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आया उनको सैलरी में इतना % बोनस मिलेगा, या उनको जो है ये अवार्ड दिया जाएगा। तो उससे भी, ये भी HR मैनेजर को ही करना होता है, ठीक है, इससे भी एम्प्लॉय मोटिवेट होता है। और लास्ट आता है फैसिलिटेटिंग ऑफ चेंजेस। फैसिलिटेटिंग ऑफ चेंजेस, द HR मैनेजर विल रिक्वायर टू एक्ट चेंज एजेंट थ्रू ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट इन एनवायरमेंटल स्कैनिंग एंड डेवलपिंग प्लान। मतलब जहां परिवर्तन की जरूरत है वहां HR मैनेजर परिवर्तन भी करता है, HR से रिलेटेड, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड। ओके, तो आज के लेक्चर के अंदर काफ़ी हद तक इस चैप्टर को मैंने कंप्लीट कर दिया, थोड़ा बहुत बचा हुआ वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। आई होप आपको इससे काफ़ी मदद मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।